नमो पार्वती हर हर महादेव। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे से YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मॉडल पेपर 2019 का ये पेपर है और इस पूरे पेपर्स का सल्यूशन हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, क्योंकि आपके भारी डिमांड पर हम प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन करवाएंगे और आपके ही डिमांड पर ये पूरा प्रीवियस ईयर पेपर का सल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर का अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपको 100 में 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। पहली बात, आप पूरे सिलेबस को, फिजिक्स के पूरे सिलेबस को कवर करिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर का प्रैक्टिस करिए। जो निकाल दिया गया है उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। जो पेपर में है, जो सिलेबस में है, बस आपको उतना ही तैयार करना है। ठीक है, अगर आपको 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए सभी सब्जेक्टों के, तो आप 79, ध्यान देना दोस्तों, 7992087382 से कांटेक्ट करें। इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप के जरिए बात करिए। आपको एक सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट? एक सब्जेक्ट 49 रुपए में मिलेंगे। बट अगर आपको सारे सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट लेना है तो 199 रुपए में आपको प्रीवियस ईयर पेपर विथ सॉल्यूशन के साथ, हैंड रिटन जैसे ये है, ये आप देख रहे हो ना, ये देख रहे हो पूरा सॉल्यूशन, हैंड रिटन पूरा सॉल्यूशन आपको मैं यहाँ पे करवाया हूँ, वो भी बोर्ड की कॉपी में। पूरा बोर्ड की कॉपी में आप सॉल्यूशन देखेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त राइटिंग के साथ लिखा गया है। अगर एकदम जिसको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता ना, वो इस अक्षर को देखकर प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ सकता है। देख रहे हो ना, एकदम ललचौआ अक्षर में लिखा है। देख लो सभी बच्चे, धमाकेदार अक्षर है दोस्तों। ठीक है ना, तो जिन बच्चों को लेना है वो 7992087382 पर कांटेक्ट करें और जाके इस पूरे पेपर्स को खरीद लीजिए और अपना तैयारी करिए। एकदम धमाकेदार तैयारी करिए, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। 100/100 इसमें पूरा फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक, जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स में टॉप करते हैं वो प्रैक्टिस पेपर का ही हल करते हैं और उन्हीं पेपर्स में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है ना, चलिए खैर हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिन बच्चों को लेना है ये इस नंबर से कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो फिर आते हैं नए टॉपिक की ओर हम लोग। ध्यान देना दोस्तों, देखिए ये सेट 5 है, 2019 का 346 IH संकेतांक का पेपर है। आपके पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलता है। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पर देखिए, पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत होती है। केवल इलेक्ट्रॉन होता है या केवल कोटर होता है या कोटर इलेक्ट्रॉन दोनों होते हैं, न इलेक्ट्रॉन न कोटर होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर सहित आ जाते हैं अपने कॉपी में। ये देखिए, ये फ्रंट पेज है। एग्जाम में बैठोगे मेरे प्यारे बच्चों तो ये आपको इस तरीके से फ्रंट पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, आप आ जाइए जो अभी मैंने प्रश्न बोला पहले प्रश्न की ओर। यहाँ पे पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत, देखो यहाँ पर लिखा गया है, इसका कौन सा ऑप्शन राइट है
उसका उत्तर सहित यहाँ पे मैंने लिखा है। अवक्षय परत पीएन संधि डायोड में उष्मीय विक्षोभ के कारण यन क्षेत्र से कुछ इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में तथा पी क्षेत्र से कुछ कोटर यन क्षेत्र में विसरित होकर ये आवेश वाहक अपने अपने पूरकों से मिलकर उदासीन हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पीएन संधि के दोनों ओर की उस परत को जिसमें चालनशील आवेश वाहक नहीं होता उसे अवक्षय परत कहते हैं। दोस्तों इसमें ना तो ये उदासीन हो जाते हैं, इसीलिए इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और ना ही कोटर होते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना। मैं ना सभी ऑप्शन को भी अच्छे ढंग से आपको विथ सॉल्यूशन के साथ, यही आपको कॉपी मिलनी है, एकदम ऐसे ही कॉपी आपको हैंड रिटन के साथ मिलेगी। याद रखना, जो आप पेमेंट करोगे आप उसी नंबर पे कॉल कर सकते हो। और देखो, और यहाँ पर और क्या है, अर्थात अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों उपस्थित नहीं होते हैं। यह परत पी और एन अर्धचालक के बीच में निर्वात परत होती है, मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, न तो इलेक्ट्रॉन होता है ना ही कोटर। चलिए अब हम दूसरे पहले के ख की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो देखो विचलन होता क्या दोस्तों, आपने पढ़ा था कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म पर प्रवेश करती हैं तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। तो होता क्या है कि प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं ना तो वे 7 रंगों में बढ़ जाती हैं, जिनके रंगों का क्रम अंग्रेजी के संक्षेप में अगर कहें तो VIB GYOR, यानी VIB GYOR। ये ना प्रिज्म पर जब डाला जाता है किरण इस तरीके से, देखो हम बना दे रहे हैं, प्रिज्म पर डाला जाता है इस तरीके से, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग में, उसके ज़्यादा इंडिगो होता है, फिर होता है ब्लू, और फिर होता है ग्रीन, फिर होता है येलो, फिर होता है ऑरेंज, और फिर होता है रेड। यानी सबसे ज़्यादा बैगनी नीले रंग में वायलेट सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम लाल में होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा था, अधिकतम विचलन, तो अधिकतम विचलन होता है बैगनी रंग में। देखो मैंने ऑप्शन में क्या लिखा है, प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण में रंग के सतत परिवर्तन का क्रम के, ध्यान देना दोस्तों, क्रम के अनुसार बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। प्रकाश के किरण के जिस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य, ध्यान देना, तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है उस रंग के लिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन कोण अधिकतम होता है। यानी बैगनी का जो भी मैंने बताया, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है तथा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। इस प्रकार बैगनी रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है तथा लाल रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश का विचलन को न्यूनतम होता है। जैसा कि देखिए आपके मैंने अभी यहाँ पर समझा दिया चित्र के माध्यम से ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलिए आगे अगर बढ़ेंगे, पहले नंबर पे आते हैं, पहले का ग, ठीक है ना। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्नलिखित में से किसमें R0 के अनुसार होती है? तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश की होती है, या वैद्युत द्विध्रुव अकॉर्डिंग होती है, या आवेश की अनंत समतल चादर के कारण होती है, या फिर रेखीय आवेश तार के। देखो किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें होती है? तो देखो यहाँ लिखा है सी ऑप्शन इसका राइट है, यानी
ये आवेश की अनंत समतल चादर के कारण जो है किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे उत्तर अच्छे ढंग से लिखा हुआ है कि आवेशित अनंत समतल चादर के लिए प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान होती है, अर्थात यह दूरी नहीं निर्भर करती। इस प्रकार इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता r डिग्री के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, यानी आवेश समतल चादर के लिए जो है ये सूत्र होता है। आप ये पहले चैप्टर की सवाल है, पहले चैप्टर की थ्योरी है। आपने गॉस का प्रमेय पढ़ा होता मेरे प्यारे बच्चों। गॉस के प्रमेय में मैंने बताया था अनंत समतल चादर के कारण अनुप्रयोग, अनंत समतल चादर के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये पहले चैप्टर है, पहले चैप्टर का लास्ट हेडिंग है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए, एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम, XL बराबर 300 ओम, XC बराबर 200 ओम के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। आरोपित वैद्युत वाहक बल तथा धारा में कलांतर की गणना करें। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग पहले यहाँ देखो सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। कितना होगा हम लोग ज्ञात करते हैं। देखो, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में R इतना दिया है, XL इतना है, XC इतना है, 200 ओम श्रेणी में जुड़े तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रवाहित धारा कलांतर। देखो ये हमें निकालना है फाइल कलांतर के लिए। तो XL की वैल्यू ये दिया है 300 और XC की 200, तो यहाँ पे रखेंगे और R की वैल्यू दिया है 200, तो इसमें रखेंगे। 300 में 2 घटाएंगे 100, 100 में 100 कटेगा 1। और आप जानते हैं कि ये जो 1 की वैल्यू है ये tan 45 की होती है, और दोनों तरफ tan हट जाएगा, ये दोनों tan हट जाएंगे, कटते नहीं हटते हैं, तो यहाँ पे फाई बराबर मिल जाएगा 45। ठीक है ना, अब फाई बराबर जब 45 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले का अंगा में आते हैं। यहाँ लिखते हैं डोमेन किस पदार्थ से बना होता है। डोमेन किस पदार्थ से बना होता है? प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देना दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही है, ये राइट है। ठीक है, यहाँ देखो सी लिखा हुआ है। लौह चुंबकीय पदार्थों का प्रत्येक परमाणु स्वयं में चुंबकीय द्विध्रुव होता है। पदार्थ के भीतर कुछ जटिल अन्योन्य क्रियाओं के कारण असंख्य परमाणु समान रूप से संरेखित होकर कुछ प्रभाव क्षेत्र बना लेते हैं। इन प्रभाव क्षेत्रों को ही डोमेन कहते हैं। प्रत्येक डोमेन में 10⁻17 से 10⁻21 तक के परमाणु होते हैं। ठीक है ना, यानी ये लौह चुंबकीय जो है 10⁻17 से 10⁻21 तक होते हैं। चलिए 1 के 6 में आ जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की आकृति होती है। तो याद रखना दोस्तों, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति अनुप्रस्थ होती है। यहाँ देखिए पहला ऑप्शन राइट है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे के लंबवत तथा समान कला में होते हैं। ठीक है ना, और निर्वात में इनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो याद रखने ये अनुप्रस्थ होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसे होती है दोस्तों? अनुप्रस्थ होती है। आगे देखिए, यदि R प्रतिरोध C धारिता हो तो सिद्ध कीजिए कि RC का मात्रक क्या होगा। तो याद रखना RC, R × C, R का जो मात्रक यानी बीमा इतनी होती है और धारिता की बीमा इतनी होती है। हल करेंगे ना तो ये T आ जाएगा, यानी इसका जो मात्रक होगा वो सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। देखो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम सूत्र को देखते हैं
तो मात्रक बताते हैं। क्या बताते हैं? मात्रक। मात्रक को देखते हैं तो विमीय सूत्र बताते हैं। ठीक, विमीय सूत्र बताते हैं। तो हम विमीय सूत्र से तो मात्रक बता ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे टी देखा, एक टी है, तो इसका मात्रक हो गया सेकेंड हो गया, सीधी सी बात है। ठीक, तो हम विमीय सूत्र से ही बना लिए। अब देखिए, किस लेंस की क्षमता किससे अधिक होती है, वायु में या जल में? ठीक है ना। तो याद रखना दोस्तों, इसमें जो है किस लेंस की क्षमता, यहां पर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहां पे? किस लेंस की क्षमता जिसमें अधिक होती है, वायु में या जल में? तो यहां पर ध्यान से समझना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए यहां पर लिखा है किसी लेंस की क्षमता सबसे अधिक वायु में होती है, उसके बाद जल में होती है। याद रखना, किस में होती है? जल में। देखो, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर धारा का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। ठीक है, तो n बराबर इतना चक्कर पर सेकेंड। कूलाम के इलेक्ट्रॉन के अनुसार E बराबर इतना होता है। वृत्तीय पथ के किसी बिंदु पर जो धारा होती है I बराबर Q/T, और तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा। बट हमें निकालना क्या है? तो हमें धारा का मान I निकालना है। तो देखो, Q बराबर होता है NI, और n की वैल्यू दिया है 6 × 10⁻15। E की वैल्यू 1.6 × 10⁻−19, और t की वैल्यू कितना है? t की जो वैल्यू है प्रति सेकेंड 1 सेकेंड है। तो यहाँ पे वैल्यू जब रखोगे और हल करोगे तो अपना मिल जाएगा, ये पूरा मिल जाएगा 9.10⁻⁻4। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रत्यावर्ती परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होगा यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, शुद्ध प्रेरकी हो? तो याद रखना दोस्तों, प्रत्यावर्ती परिपथ में वास्तविक औसत शक्ति व्यय तथा आभासी औसत शक्ति व्यय का अनुपात परिपथ की शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है ना, यानी औसत शक्ति और आभासी औसत शक्ति का जो व्यय का अनुपात होता है उसे हम शक्ति गुणांक, और शक्ति गुणांक cos φ बराबर P/VRMS गुणित IRMS। ठीक, VRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और IRMS मतलब इसका भी धारा का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया। यानी केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ में शक्ति गुणांक का मान एकांक होता है, और यदि परिपथ में केवल प्रेरक हो तो उसमें शक्ति गुणांक 0 हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे शुद्ध परिपथ अगर रहेगा तो शुद्ध परिपथ में केवल प्रतिरोध युक्त परिपथ में शक्ति गुणांक एकांक होता है, इसका एकांक होता है। लेकिन शुद्ध प्रेरकी है तो वहाँ पे शक्ति गुणांक क्या होगा? 0 हो जाता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शनल में। अब आ जाते हैं दूरदर्शी पर आपतित किरण का तरंगदैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम तथा इसके अभिदृश्यक का द्वारक 5 मीटर है। दूरदर्शी का कोणीय निवेदन सीमा ज्ञात कीजिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें निकालना है तरंगदैर्ध्य। तो ये तरंगदैर्ध्य दिया है, ठीक, 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻−10 मीटर, तो 6000 × 10⁻10 मीटर। d बराबर 5 मीटर, और दूरदर्शी की निवेदन सीमा इतनी होती है, यानी 1.22 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे ये दिया है तरंगदैर्ध्य। ठीक है, यानी लैम्डा की वैल्यू ये है, और जो दूरी है वो 5 मीटर है। तो d के स्थान पे यहाँ पे 5 मीटर, और कुल मिला के 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, और इसे हल करेंगे तो आ जाएगा कुछ ये वाली वैल्यू।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे, एक्स किरण के प्रमुख 2 गुण उपयोग लिखिए। एक्स किरण के प्रमुख गुण क्या हैं? ये गैस में आयनीकृत कर देती हैं, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं। एक्स किरणों के उपयोग, ठीक है ना, एक्स किरणों क्या उपयोग हैं? इसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। दूसरा, यह हीरे जवाहरातों को जांचने के काम में आता है। दूसरा, शल्य चिकित्सा में हड्डी टूटने या बीमार अंगों की बीमारी का पता लगाने में इसका इसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। यानी ये हो गया हमारे एक्स किरणों के प्रमुख 2 गुण। देखिए एक्स किरण यानी जब हड्डी टूटती है तो उसके बारे में पता लगाते हैं, और एक्स किरणों गैसों को आयनीकृत कर देती हैं, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तीसरे नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है ना। थर्ड नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? एक अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 10⁻⁻12 जूल, यह सोने के नाभिक Z बराबर 79/6 प्रकीर्णन करता है। अल्फा कण की नाभिक से निकट दूरी क्या होगी? यहाँ पे 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 दिया है। यानी हमें अल्फा कण की नाभिक से दूरी, तो देखो के बराबर तो दे दिया है 10⁻12 जूल। अल्फा कण पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ये होती है, इसमें रख देंगे तो आ जाएगा 3.2 आ जाएगा, ठीक है ना। आप सूत्र जानते हैं Q बराबर ZI, Z की वैल्यू 79 है जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और E की वैल्यू रख देंगे इतना और हल करेंगे तो मिल जाएगा। तो Q की वैल्यू ये हो गया। अब हम जानते हैं E के बराबर QVE और VE बराबर ये हमें पता है, ठीक है ना, ये हमें पता है। तो कुछ इस तरीके से ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो Q ही रहेगा और VE की वैल्यू हम जब रखेंगे तो ये हमें सूत्र मिल गया। अब इसी सूत्र में इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। Q की वैल्यू ध्यान देना यहाँ पे रख लेते हैं, ये सारी वैल्यू दी गई है। तो D बराबर आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू देखो मैंने रख दिया, ठीक। रखने के बाद हल करेंगे और फिर इसे 0.2 अंक बाईं ओर ले आएंगे तो कुल मिला के ये कुछ इस तरीके से ये मिल जाएगा हमें D बराबर, और फर्मी में जब बदलोगे तो D की वैल्यू ये फर्मी मिल जाएगी, ठीक। और अल्फा कण की नाभिक से निकटतम दूरी इतनी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम तीसरे का अगले क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर, और यहाँ पे तीसरे का ख, ध्यान देना दोस्तों। तीसरे के ख में अगर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे है अर्धचालक क्या है? सेमीकंडक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? सेमीकंडक्टर। नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर लिखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले अर्धचालक के बारे में जान लेते हैं। देखिए, वे पदार्थ जिनका चालकता चालक पदार्थों से कम तथा अचालक पदार्थों से अधिक होता है उसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे अर्धचालक कहते हैं। सामान्य ताप पर इनके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्यात्मक अल्प होता है, अतः इनके भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त वैद्युत क्षेत्र स्थापित करने पर आता है, अल्प धारा बहने लगता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नैज अर्धचालक के बारे में समझते हैं। वह शुद्ध अर्धचालक जिसमें कोई अपद्रव्य न मिला हो नैज अर्धचालक कहते हैं।
जैसे जर्मेनियम हो गया तथा सिलिकॉन प्राकृतिक अवस्था में नैज अर्धचालक हैं। नैज अर्धचालक की चालकता बहुत कम होती है, जिसमें उनके कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? व्यावहारिक। यहाँ पे देखिए बाह्य अर्धचालक क्या होता है दोस्तों, जर्मेनियम क्रिस्टल में यदि संयोजकता 5 अथवा 3 वाला पदार्थ मिश्रित कर दें तो क्रिस्टल की चालकता 16 गुना बढ़ जाती है। ऐसे अशुद्ध चालकों को बाह्य अर्धचालक कहते हैं तथा मिश्रित करने पर यह प्रक्रिया अपमिश्रित हो जाती है। ठीक है ना। यानी आप जो है इसमें से अर्धचालक क्या है और नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक में अंतर, तो आपको करना क्या है, अर्धचालक के बारे में पहले बता दीजिए, उसके बारे में फिर नैज अर्धचालक के बारे में बता दीजिए, बाह्य अर्धचालक, तीनों के बारे में बता दीजिए। ये अंतर हो जाएगा, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। याद रखना, अंतर मतलब जब आप घबरा जाते हैं, यार अंतर पूछ लिया, आपको पता है डिफिनीशन फिर भी आप घबरा जाते हो। ठीक है ना। नैज अर्धचालक पता है, बाह्य अर्धचालक के बारे में पता है, अर्धचालक भी जानते हो, पूछ लिया अंतर, तो अंतर तो आपके स्कूल में लिखाया नहीं गया होगा, केवल अर्धचालक बताए होंगे और नैज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक बताए होंगे। तो इन्हीं को लिख दो ना, और इन्हीं को लिख दो कि डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा नंबर देखते हैं। एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10⁻−10 ग्राम है था, जिस पर आवेश इतना है, दो क्षैतिज आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटका है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। प्लेटों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। देखो डी की वैल्यू दिया है, एम की वैल्यू, क्यू की वैल्यू और जी की वैल्यू। ठीक है ना। ये सब वैल्यू दिया है और हम लोग सूत्र जानते हैं, क्यू ई बराबर एम जी होता है और ई बराबर होता है वी बाई डी। ठीक, और रखेंगे वी की वैल्यू निकालेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, एम जी गुणते डी बाई क्यू आ जाएगा। और सब की वैल्यू जब रखोगे और इसे हल करोगे तो आ जाएगा 2 × 10⁻7 वोल्ट। ठीक है ना। चलिए तीसरे घ, अर्ध आयु और क्षय नियतांक में संबंध लिखिए। देखिए अर्ध आयु काल में t बराबर 0 होता है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व में अविघटित परमाणुओं की संख्या n0 रदरफोर्ड सोडी के नियम से किसी क्षण t पर अविघटित परमाणुओं की संख्या n बराबर n0 e⁻⁻λt समीकरण 1, जहाँ लैम्डा एक क्षय नियतांक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अर्ध आयु t हाफ हो तो t हाफ पर अविघटित, यानी n बराबर n0/2 हो जाएगा। ठीक, और इस सूत्र में रखोगे और यहाँ पे समीकरण 1 से जब कंपैरिजन कराओगे तो इसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी। फिर दोनों पक्षों का जब लाग लोगे और यहाँ लाग m के पावर n का सूत्र लगाओगे तो ये आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद इन मानों को जब यहाँ पे रखेंगे तो ये मिलेगा, log 2 की वैल्यू होती है इतनी। ठीक, और ये हो जाएगा t हाफ बराबर 0.96। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना है आप। मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, अनुगमन वेग के सिद्धांत पर आप ओम का नियम लिखिए। ठीक, जिन बच्चों को देखो 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लेना है वो 7992087382 से कांटेक्ट कर सकते हैं और पूरा प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। ठीक, बाकी आगे का जो ये पेपर है, पेपर सॉल्यूशन, मैं अगले वीडियो में आपका दूंगा। इसलिए सभी बच्चे 7992087382 पर कॉल करके 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर परचेज कर लें। और अगर आप परचेज कर लेते हो तो याद रखना एग्जाम में इन्हीं पेपरों से आने वाला है दोस्तों। ठीक, देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा सॉल्व मैंने करा दिया है। ठीक, 1 to 1 एकदम अच्छे ढंग से। फिजिक्स आप जानते हैं सबसे कठिन सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्टों का बाप कहा जाने वाला ये जो सब्जेक्ट है वो मात्र फिजिक्स है। इसलिए आप सभी को प्रीवियस ईयर पेपर पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। ठीक है ना, यहाँ तक था। चलिए अगले वीडियो में आपसे हम इसी मॉडल पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर होंगे, यानी इसमें से कौन कौन से टॉपिक
जो 2019 में आए थे फिर से रिपीट होने की किसकी संभावना है, वो हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।